नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं आपके अगस्त 2024 में। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको डे बाय डे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। थ्योरी की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेज हम आपको सिक्वेंसली प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसी क्लास से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सीक्वेंसली सभी क्लासेज को ज़रूर अटेंड करके आइए आप, पिछली 8 क्लासेज को भी, क्योंकि एक से एक बढ़कर उन क्लासेज में हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। इस क्लास को देखने के बाद भी आपको यकीन हो जाएगा और पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक एक क्वेश्चन में। हम डीपली आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके समझाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, एसी सर्किट वाली ये क्लास है, सो पूरा देखना ज़रूर। 2 बातें और 2 जानकारी आपको देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी क्लासेज हम आपको एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। इन क्लासेज में जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, गारंटी देता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100%। अगर आपको नंबर लेने हैं, यानी थ्योरी के अपने सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो इन क्लासेज में हम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको एक एक करके पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बहुत दमदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वर्ष 2021, 22, 23 लगातार आपके एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में फ्री फर्स्ट ईयर के टेस्ट्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, थ्योरी सबके टेस्ट शामिल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट छोटी छोटी जब भी आती है तो वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है ससेप्टेंस की यूनिट क्या है। दरअसल ससेप्टेंस एक ऐसा कारक है जो विशेष प्रकार का कंडक्टेंस है। यानी हमने शुरुआत में एसी में रेजिस्टेंस पढ़ा था, फिर बाद में हम चलते चलते आए तो एक और नया नाम जुड़ गया था, जिसे रिएक्टेंस का। इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और फिर इन दोनों का जो कंबाइंड होता है उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इन तीनों का रिसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट 3 गुण और होते हैं। रेजिस्टेंस का रिसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, रिएक्टेंस का ससेप्टेंस होता है, और इम्पीडेंस का एडमिटेंस होता है। जिस तरह से इन तीनों की इकाई ओम होती है, इसी तरह से इन तीनों की इकाई महो होती है। लेकिन महो के अलावा एक ऑप्शन और भी आ सकता है इसका, और वो है सीमेंस या साइमन बोल दो, एक ही बात है। बहुत सारी जगह सीमेंस बोला जाता है, बहुत सारी जगह साइमन बोला जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे सामने ऑप्शन कौन है? महो। तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, बस इन क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से। मैं गारंटी देता हूँ थ्योरी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और अभी तो रुको, एग्जाम के नज़दीक आपको केवल वो क्वेश्चन की क्लास देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे। हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, वो भी आपको हल करवाएंगे। बस इसके लिए चैनल से जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और एग्ज़ाम तक आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लासेज मिलेगी। चिंता मत करना, पेपर पास पूरा करवा देंगे। आइए सवाल को समझाता हूँ। आंकड़ा अगर बदल भी जाए तो भी घबराना नहीं है। साथ में इनका उत्तर गलत दिया हुआ है, सही क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको करना कौन सा है वो भी आपको मैं बताऊँगा। सवाल पर आइए। एक प्रेरकत्व कुंडली है, यानी इंडक्टिव कॉइल है, जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। जब कॉइल को 240 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो 5 एम्पीयर करंट लेती है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है और 0.8 का पावर फैक्टर है। अब एक चीज़ सुनिएगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जनरली जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, होता है कई बार क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज जा नहीं पाता है बच्चा, या कई बार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, वो बच्चा बस ओम का नियम पढ़ता है और R बराबर V/I कर देता है और भाग कर पहले ऑप्शन की तरफ जाता है। एक तो ये ध्यान रखना, इनके ऑप्शन वाट दे दिया, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ओम में है। ये निम्न असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है और उसमें आंसर जो दिया है वो भी मैं बताऊंगा, एक्चुअल क्या है वो भी बता देता हूँ। तो आप जनरली बच्चा क्या करता है कि R बराबर V/I करता है, लेकिन ध्यान रखना ये नियम नहीं लगेगा, ये केवल DC सर्किट में लगता है या AC में प्योर रेजिस्टिव हो तब। यहाँ हमारा सर्किट इंडक्टिव है कॉइल, जिसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों है, इसलिए V/I करने से R नहीं Z निकलता है, हमें तो R चाहिए। तो एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, पावर फैक्टर ज्ञात करने का, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? R/Z होता है। अब पावर फैक्टर हमें दिया गया है, ये रहा, Z हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, तो हम R क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? बात समझ में आई? कैसे ज्ञात करेंगे?
सबसे पहले हम Z बराबर V बटे आई करेंगे। 240 वोल्ट में 5 एम्पियर धारा का भाग देंगे। माय डियर ये आएगा 48 ओम। अभी बोल दिया था इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की इकाई भी ओम होती है। तो 48 ओम ये आ गया। जब रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो पावर फैक्टर इंटू Z करना है। पावर फैक्टर 0.8, ये उत्तर आया आपका 48 है ना। तो 48 इंटू 0.8 करते हो ना तो उत्तर आता है 38.4। कितना आता है? 38.4। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर ना 42.5 ओम दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, गड़बड़ क्या होगी? दरअसल जो आपके CBT एग्ज़ाम होते हैं उसमें निम्मी में जो दिया जाता है ना उसको सही मानते हैं वो, इसलिए आप इसका उत्तर यही करके आना। लेकिन इन फ्यूचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो तो सही उत्तर ये है। अब मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, बाकी उस समय भी अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप ले सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करना है। ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को ही वो सही मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके असाइनमेंट में दिए गए उत्तर यही है, बाकी उत्तर ये आएगा। ठीक है, इन्होंने आगे एक और न्यूमेरिकल दिए है यही वाला, उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उत्तर सही दिया है उन्होंने। आंकड़े बदले हुए हैं, तरीका यही रहेगा, बता दूंगा मैं आपको, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगला सवाल, AC सीरीज परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है? पहले तो देखो, शायद पिछली क्लास में हम पढ़ कर आए हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा जाता है हमसे, तो उस फॉर्मूले को बताना भी ज़रूरी होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 पाई √LC। ठीक है ना, ये उसमें है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो क्लास कराई थी, सॉरी ये तो सेकेंड ईयर वालों को कराया था, सॉरी तभी मैं सोच रहा हूँ पिछली क्लास में, क्योंकि एक सेकेंड ईयर वालों की क्लास भी तो साथ में होती है ना। तो 1/2 पाई √LC इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो भाई, इनमें से अगर किसी भी मान में कमी होगी ना तो सीधी सी बात है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। रेजोनेंस तो पता होगा ना क्या होता है, याद है क्या? वीडियो के नीचे कमेंट करना, देखता हूँ फर्स्ट ईयर में कौन अच्छे से पढ़ कर आए। रेजोनेंस होता है जब किसी परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर हो जाए, यानी XL XC बराबर हो जाए तो सर्किट की उस अवस्था को अनुनाद अवस्था बोलते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो या तो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस दोनों में से कोई एक मान में कमी हो जाए ना तो बढ़ जाएगा। तो कमी ये देखो यहाँ दे रखा है। अब देखो, यहाँ पर इंडक्टेंस के मान में वृद्धि, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करवा रहा है। अब दोनों इंक्रीज एक साथ होगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो B उत्तर आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, धारिता मान में कमी, प्रेरकत्व मान में कमी, यानी इंडक्टेंस में कमी का दे देते ना तब भी कर देते। माय डियर स्टूडेंट, एक हमारे पॉलीफेज वाला चैप्टर लगता है और उसमें 2 वाटमीटर विधि पढ़ लेना, टेबल पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फेज अंतर के अनुसार वैल्यू बनती है और क्वेश्चन बनते हैं लगभग उसमें से 20, क्योंकि एक फेज अंतर के 4 क्वेश्चन बनते हैं। फेज अंतर देकर पावर फैक्टर पूछ लेगा, फेज अंतर देकर रीडिंग पूछ लेगा, रीडिंग देकर के पावर फैक्टर पूछ लेगा, पावर फैक्टर देकर रीडिंग का रिलेशन पूछ लेगा। तो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि इसमें किया है। सुनो, 3 फेज परिपथ में पावर फैक्टर 0.5 से नीचे है। पावर फैक्टर 0.5 से कम होने का मतलब है फेज अंतर 60 डिग्री से ऊपर। माय डियर, जैसे ही फेज अंतर 60 डिग्री से ऊपर जाएगा ना तो रीडिंग माइनस में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो रीडिंग का नहीं पूछ रहा, खैर ये तो कह रहा है पावर फैक्टर घटने के पीछे कारण क्या है। सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही अलग है। पावर फैक्टर घटने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंडक्टिव लोड। ध्यान रखना, प्रेरणिक भार जिसे अपन बोलते हैं ना, जैसे हमारी इंडक्शन मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया। घर में अगर मैं एग्जांपल दूं तो छत पंखा हो गया, कूलर हो गई, फ्रिज है, ट्यूबलाइट तो सबसे बड़ा कारण है पावर फैक्टर घटने का। और पावर फैक्टर घटता है तो पेनल्टी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक निश्चित वैल्यू से कम नहीं ला सकते नीचे, इसलिए इसमें C उत्तर के साथ जाएंगे। अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। बहुत अधिक इंडक्टिव लोड अगर होगा तो रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर उतनी अधिक होगी। हमें एक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए। दरअसल 3 तरह की शक्तियाँ हैं, शायद आपने पढ़ा होगा। पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बोलूँगा। सक्रिय शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव पावर, इसका दूसरा नाम रियल पावर, ट्रू पावर, बहुत सारे, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। ये 3 तरह की शक्तियाँ होती है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, रिएक्टिव 2 तरह की होती है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टिव है तो वो बढ़िया भी है, पावर फैक्टर सुधारती है।
इंडक्टिव पावर रिएक्टिव वाली अगर ज़्यादा होगी तो पावर फैक्टर हमारा घटेगा। चलिए माय डियर सवाल पढ़िए अगला। स्टार संयोजित यानी स्टार और डेल्टा 3 फेज में 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, शायद आपको याद होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। वो कह रहे हैं कि 3 फेज सिस्टम में अगर अनबैलेंस लोड हो जाए तो न्यूट्रल में से कितनी धारा चलेगी, उदासीन में से कितनी धारा चलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक लाइन खत्म करूं, अगर संतुलित लोड का पूछ ले, बैलेंस लोड का, तब तो करंट हमेशा जीरो होती है। पहला पॉइंट, हमेशा कितनी होती है, जीरो। कब, बैलेंस लोड की बता रहा हूँ, आ सकता है वो भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर संतुलित बार है तब न्यूट्रल में करंट कितनी होगी, जीरो। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस हो जाता है ना, तो तीनों फेजर का फेजर योग, फेजर योग का मतलब होता है सदिश, एक तरह से डिफरेंस टाइप में निकाला जाता है, तो वो आप इसका योग कर सकते हैं। अब फेजर योग का यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक और लाइन बनती है कि न्यूट्रल में चलने वाली धारा इतनी होगी कि वो हमेशा फेज करंट से कम होगी, फेज करंट से ऊपर कभी नहीं जा सकती। जैसे आर फेज में 100 एम्पीयर चल रही है, वाई फेज में 120 एम्पीयर चल रही है, बी फेज में मान लो 70 एम्पीयर चल रही है, तो न्यूट्रल करंट 70 एम्पीयर से कम होगी, ये कन्फर्म है। तो डी उत्तर के साथ हम जाएंगे अभी, है ना। ठीक है, क्या लिखा है इसने, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में भी कम, यानी जो हमारे फेजेज हैं उनमें जो करंट होती है उनसे तुलना करने पर भी कम ही होगी। आइए माय डियर, न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, पढ़ लेना। ये चीज़ें ना बाद में बड़ी परेशान करती है यार, कभी बेस तैयार कर लिया करो जहाँ से सीखने का मौका मिले। अभी ना भैया आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर करने के बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। अभी इसरो का पेपर हुआ था, ये सेम क्वेश्चन आया। भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की ये सवाल गलत हो रहे हैं, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। केवीए है, केवीए अपरेंट पावर होती है हमेशा। इतना ध्यान रख लो कि 3 फेज़ का पूछ रहा है कि सिंगल फेज़ का, मैं आपको दोनों के फॉर्मूले बता दूंगा। लेकिन यहाँ तो देखो स्पष्ट लिख दिया, ये रहा त्रिकला यानी 3 फेज़, 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना करो, लाइन करंट 16 एम्पीयर और पावर फैक्टर 0.8 है। एक बात बताऊँ, सबसे पहले तो इसने यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको पावर फैक्टर दे दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको याद है तो मैं बता दूं, रिएक्टिव पावर जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए P या तो R लिख दो, नहीं तो हम इनको P, Q और S से दर्शाते हैं। तो रिएक्टिव पावर के लिए S फॉर्मूला लगाया जाता है। P एक्टिव का होता है और Q जो है वो आपका रिएक्टिव पावर का Q ही है। S जो होता है ना वो आभासी शक्ति का है। P, Q और S ऐसे ट्राइंगल बनता है। आप कहोगे सर ट्राइंगल भी ढंग से नहीं बना रहे, सॉरी, ठीक है ना। तो ये P है और ये आपका Q है और ये S होता है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो 3 फेज में होता है √3 VLIL, बस √3 VLIL। अगर आपको आभासी शक्ति निकलवा रहा है आपसे, ऐसे ही पूछ रहा है, और अगर वास्तविक शक्ति निकालनी हो तो √3 VLIL cos phi ये होता है, और अगर रिएक्टिव पावर निकालनी हो तो √3 VLIL sin phi होता है। ये है 3 फॉर्मूले 3 फेज के। अगर सिंगल फेज आएगा तो √3 हटा दो, बस सिंगल फेज में √3 नहीं लगाना, बाकी सब में √3। तो अभी हमें क्या करना था, √3 का मतलब होता है 1.732, वैल्यू फिक्स है इसकी 1.732। लाइन वोल्टेज ये रहा 415 वोल्ट क्लियरली दिया हुआ है, इनटू लाइन करंट ये रही 16 एम्पियर। पावर फैक्टर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इतना गुना कर दिया तो ये जो रेटिंग है ना ये आती है VA में। VA बोले तो वोल्ट एम्पियर, जबकि यहाँ पर सारी रेटिंग KVA में ना, इसलिए लास्ट में क्या करना, 1000 का भाग और दे दो, उत्तर किस में आ जाएगा, KVA में। ये जो बोर्ड पे कैलकुलेशन दिख रही है ना, इसको मिलान करना, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है इसका ऑप्शन B आ रहा है 11.5 KVA। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, उत्तर का मिलान कर लो। इतना ही आ रहा है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। माय डियर, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बिना लाइक किए नहीं देखना, क्योंकि लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है। पहली चीज़ तो ये, हम खुश होते हैं कि यस इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। सेकंड, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं हमें लगता है कि इतने बच्चों को क्लास की ज़रूरत है, बच्चे चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट और आए, तो हम नई क्लास भी जल्दी ही लेकर आते हैं। सो बिना लाइक किए इस क्लास को नहीं देखना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप तो डाउनलोड करना ही है जहाँ से आप फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, आओ अगले सवाल पर। ये है वो 2 वाटमीटर रीडिंग वाला क्वेश्चन जिस पर मैं चर्चा करने वाला था, डिटेल से बात और भी आगे करेंगे। 3 फेज बिजली मापन में 2 वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। देखो
पावर फैक्टर अगर 0 होगा ना तो वास्तविक शक्ति हमेशा 0 होगी, याद रखना। वाट मीटर नाम से ही पता लग रहा है, वास्तविक शक्ति की इकाई वाट होती है, आभासी शक्ति की VA होती है, प्रतिघाती शक्ति की VAR होती है। अब इनको किलोवाट, KVA, KVR में दर्शावे, वो एक अलग बात है, समझ गए। यानी वाट में रीडिंग आ रही है तो वाट मीटर तो वाट में रीडिंग देता है। वाट मतलब वास्तविक शक्ति की बात कर रहा है। वास्तविक शक्ति पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला VI cos phi होता है। अगर 3 फेज सर्किट है तो √3 VI cos phi। अब cos phi पावर फैक्टर होता है और वो कितना है 0, तो शक्ति कितनी आएगी 0। यानी पहली चीज़ तो ये होगी कि फाइनल इस सर्किट की पावर कंजप्शन जो है ना वो कितनी है 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों वाट मीटर एक दूसरे के बराबर रीडिंग देते हैं, लेकिन अपोजिट निशान में। एक 100 वाट प्लस की दिखा रहा है, एक 100 वाट माइनस की दिखा रहा है, जैसे ये रहा। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे परंतु विपरीत दिशा में रीडिंग देंगे। अगर दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग दें और पॉजिटिव रीडिंग देवें तब परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर फैक्टर अगर यूनिटी होगा तो दोनों वाट मीटर समान रीडिंग देंगे, पॉजिटिव रीडिंग देंगे। दोनों वाट मीटर समान रीडिंग दे रहे हैं लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन पावर फैक्टर 0 है। फेज अंतर का याद रखना है, फेज अंतर 90 डिग्री है यहाँ पर फेज अंतर 0 डिग्री है। वो मैं बता रहा हूँ ना, यही वो टेबल है। 5 क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन में से। पूरी टेबल अच्छे से पढ़ना भाई, और किस किस बच्चे को याद है बताना। डी उत्तर ही करेंगे ना। W1 शून्य धनात्मक है और W2 ऋणात्मक, नहीं शून्य धनात्मक नहीं, सॉरी, ये रहा सी उत्तर, सॉरी। W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ। ये रहा W1 इज इक्वल टू W2 बट अपोजिट साइन, यानी दोनों की रीडिंग समान लेकिन एक दूसरे के विपरीत, यानी एक प्लस की और एक माइनस की। बताओ बात समझ में आई क्या? फुल डीपली बता रहा हूँ ना। जब पसंद आई चीज़ें तो कमेंट करके भी बताया करो यार कि क्लास कैसी आपको लगी, और अगर पसंद आती है तो कंपटीशन बच्चों के साथ शेयर करें। देखो हमारे साथ जनरली, क्योंकि हम साल में लगभग 8 महीने 9 महीने कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को तैयारी कराते हैं और 3-4 महीने आपको ITI वालों को, तो कंपटीशन वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर का जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का काम आप करेंगे। प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए दोस्तों के साथ। आइए सवाल, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या है? देखो मैक्सिमम को पीक बोल सकते हो, एक ही बात है, या मैक्सिमम बोल दो, एक ही बात है। जब RMS मान दिया हुआ हो और पीक वैल्यू निकालनी हो ना, तो उस RMS मान को 1.414 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस, और कुछ नहीं करना। एक तरीका और भी है, जो ईजी कैलकुलेशन लगे वो अपना लेना है। 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये मत हो कि गुरुजी 2 बताकर कन्फ्यूज हो गए, नहीं, दोनों काम में आएंगे। देखो दूसरा फॉर्मूला होता है RMS मान में 0.707 का भाग दे दो तब भी आ जाता है। अब ये डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, जो कैलकुलेशन ईजी हो वो करना। मुझे लगता है मल्टीप्लाई ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया। ये वाला कब लगाएं? जैसे वो ये कह दे कि RMS मान 70.7 वोल्ट है, तो अब देखो 0.707 का भाग देना आसान हुआ कि नहीं। इसको 1.414 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, जबकि भाग देना ईजी था, इसलिए मैंने बताया था आपको, राइट। अभी तो हम यही अपनाएंगे। 240 इंटू 0.707 माय डियर, कैलकुलेशन करके मिलान करना। जहाँ तक मेरा मानना है 339.5 वोल्ट आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है उत्तर का, बट फॉर्मूला ये रहेगा, वैल्यू ये आएगी। एक बार कैलकुलेटर से करके मिलान कर लो। वैसे तो हाथ से ही करना, हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है, हैबिट नहीं बनी तो काम नहीं होगा। सवाल देखो, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टिव पावर का VI sin phi होता है, VI cos phi एक्टिव पावर का है, और VI अपरेंट पावर का है। अपरेंट पावर को हिंदी में आभासी शक्ति बोलते हैं, इसको वास्तविक शक्ति बोलते हैं, इसको प्रतिघाती शक्ति या प्रतिक्रिया शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तीनों को याद रखना। ये सिंगल फेज का है, अगर इनको 3 फेज में कन्वर्ट करना होगा तो तीनों के आगे क्या करेंगे, √3 और लिख देंगे, बस हो गया काम। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो आप तो वीडियो को लाइक करेंगे ही करेंगे, दोस्तों तक भी पहुंचाने का काम भी करेंगे प्लीज़, ठीक है ना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए हुए ना, क्लास नहीं देखनी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस भी आपको मिलेगी, चिंता मत करना, सब कुछ आता रहेगा। सवाल देखो, RLC सीरीज सर्किट दिया है और इम्पीडेंस पूछ रहा है, प्रतिबाधा को इंग्लिश में इम्पीडेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। देखो
इम्पीडेंस ज्ञात करने के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तब लगाते जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दो ही होते, कैपेसिटर नहीं होता। उसके बाद में होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की स्क्वायर और अंडर रूट। ये तब लगाते जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता, इंडक्टर नहीं होता। जब तीनों होते हैं तो फॉर्मूला लगता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल सार्वय अनुपात एक्स सी की होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट। ये वाला क्या मतलब है? ये वाला मतलब है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। ध्यान रखना, ये नियम है, पहले बड़ी संख्या आनी चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ कोई ज़्यादा मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो उत्तर बराबर ही आना है और माइनस करना है। इस सार्वय अनुपात वाले निशान का मतलब है अंतर करना है एक्सएल और एक्स सी दोनों में से, और पहले घटाना है। कई बार हमने देखा है बच्चे ऐसे सवाल पूछते थे, क्लास में भी, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन भी कई बार बात होती है, तो वो कहते हैं कि पहले स्क्वायर कर दें फिर घटा दें, तो नहीं, उत्तर गलत हो जाएगा। पहले अंतर करना है और फिर स्क्वायर करनी है। जैसे मैं इस एक क्वेश्चन को पूरे तरीके से करा रहा हूँ। देखो आर कितना दिए 5, 5 की स्क्वायर कितनी आई 25, एक्सएल एक्स सी 36 और ये कितना है 24। तो सबसे पहले 36 माइनस 24 और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, 25 तो सीधा लिख लेता हूँ। इन दोनों का अंतर कितना आया 12, 12 की स्क्वायर करनी है। यानी अब सवाल समझ में आया, 25 प्लस 12 की स्क्वायर कितनी थी 144। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 169 है, और 169 किसका होता है 13 का। तो इसका उत्तर आएगा 13 ओम। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं है किसी को? आरएल सर्किट में जेड कैसे ज्ञात करेंगे, आरसी सर्किट में जेड कैसे ज्ञात करेंगे, और आरएलसी में जेड कैसे ज्ञात करेंगे? समझ में आया क्या? 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों याद रखना। सी आएगा 13 ओम, उत्तर आ जाएगा। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, समझ लो। और एक बात बताऊं, जब बच्चे फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल को तवज्जो नहीं देते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते ना, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत परेशान होते हैं वो। भाई आजकल आईटीआई करते ही नौकरी ऐसे नहीं मिलती, आईटीआई करने के बाद नौकरी के लिए भी पेपर होने लग गया। देखो सिंगल फेज़ एसी में फेज अंतर कितना है, तो सिंगल फेज़ एसी में 90 डिग्री है और 3 फेज़ में कितना है 120 डिग्री का। तो जो आपसे पूछा जाए उसका उत्तर दे देना भाई, कोई मनाही नहीं करेगा आपको। ठीक है, आएगा क्वेश्चन दोनों का, किसी का भी आ सकता है, 3 फेज़ का भी आता ही है। ठीक है ना, देखो आगे। और बता दूं आपको कि क्लास भले छोटी हो, 25 मिनट की, 30 मिनट की, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होती है ना। और जब टाइम एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो लाइव क्लास भी देते हैं, उस दौरान आपके सवाल भी लेते हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स होती है उनको भी साथ में दूर कराते हैं। सवाल देखो, स्टार संयोजित सर्किट में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में क्या संबंध है? माय डियर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले देखो, स्टार में लाइन वोल्टेज जो होता है ना, वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। ए ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन लाइन करंट और फेज करंट का पूछ सकता है, तो वो दोनों बराबर होती है, 2 क्वेश्चन। तीसरा, इसमें आपसे वो फेज वोल्टेज पूछ सकता है, तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में √3 का भाग देना है। तो 3 क्वेश्चन तो स्टार के याद रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं डेल्टा के। तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना अधिक होती है। फेज करंट अगर निकालोगे तो वो लाइन करंट में √3 का भाग होता है। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, स्टार और डेल्टा के क्रॉस चेक पेपर में आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हर बार स्टार का ही पूछे, और चेंज करके डेल्टा का भी पूछ सकता है भाई। और ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, समझ रहे हो ना। अगले क्वेश्चन पर आओ। 3000 वाट की संतुलित भार है, 0.8 पावर फैक्टर है, स्टार में जुड़ा हुआ है, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है, लाइन करंट की गणना करनी है। माय डियर, शक्ति वाट में दी है और इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos phi। बताओ बात समझ में आई क्या? पावर दे रखी है 3000 वाट, √3 का मान 1.732 हमें पता है, लाइन वोल्टेज का मान क्लियरली दे रखा है 415 वोल्ट, लाइन करंट हमसे पूछा गया है, निकाल देंगे। कोस फाई पावर फैक्टर का मान पूछ रहा है, पावर फैक्टर ये रहा 0.8 क्लियरली दिया हुआ है। यानी सवाल क्या बन रहा है, लाइन करंट निकालने के लिए पावर बटे √3 VL cos phi ये फॉर्मूला बन रहा है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं है ना।
देखो अगर यहाँ वाट की जगह वीए दे देता ना तब भी हम निकाल सकते थे, लेकिन अभी सुनो, आपके पेपरों में फर्स्ट ईयर ITI CBT एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आएंगे, आंकड़े तक नहीं बदलता है, घबराइएगा मत। ऑप्शन चेंज हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा 5.2। पहली बात तो कैलकुलेशन करके मिलान करना, कोई और आ रहा हो तो वो नीचे कमेंट करना कि मेरा तो सर इतना आया था, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि इसका कितना आ रहा है। यही आएगा 5.2 ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑप्शन याद रखना 5.2, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बी ऑप्शन में आए। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन और ऑप्शन सफल करते हैं, यानी हो सकता है आपके पेपर में ये उत्तर सी में हो, डी में हो। और वैल्यू याद इसलिए रखना क्योंकि वहाँ पर ना ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें आसान नहीं है, हाथ से आप कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लो और अच्छे से याद रख लो, कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, यह ध्यान रखना। वोल्टेज 415 की जगह अगर 440 दे दी ना तो आंसर बदल जाएगा। इसलिए याद तो सब कुछ ही रखना पड़ेगा कि दिया क्या है, कैसे दिया है, क्यों दिया है। अगला सवाल देखो, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर घिसा होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा अधूरा है। खैर फिलहाल के लिए तो ए उत्तर कर देना, क्योंकि समान रीडिंग का मतलब है एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन गलत भी है ना, क्योंकि समान इकाई पावर फैक्टर पर भी तो दिखाता है, दोनों बराबर देते, धनात्मक रीडिंग होती है। इसने ये तो नहीं बताया ना समान रीडिंग है विपरीत निशान के साथ है कि नहीं है। लेकिन आंसर की में आपका जो निम्मी का असाइनमेंट है, वो निम्मी इसको अगर 0 मानता है तो आपको फिर 0 ही करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर आपको ना सर 0 करने से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं रोक रहे हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन अभी बचे हैं, पूरा हुआ नहीं है, तो अगली क्लास में आपको करवाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास जैसे आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अटेंड करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर छोटी छोटी सूचनाएं डालते हैं, वीडियोस जब आ जाते हैं तो उनके लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं आपको। और प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, उन तक आप पहुँचाओगे तो ही कंटेंट पहुँचेगा। और आपको समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कितनी अच्छी लगी। बहुत धन्यवाद।